उसके मसल्स की अवेयरनेस, बॉडी की अवेयरनेस, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना। क्योंकि क्रॉलिंग एक पहला पोस्चर है जिसके अंदर बच्चा ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट देना स्टार्ट करता है, और स्टेबल मूवमेंट्स, राइट। फिर वहां से वो दूसरे फेज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट, जब बच्चे के माइलस्टोन मिस हो जाते हैं तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि बच्चे में हमारे बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। तो हम उसके, अगर पाल्मर ग्रास भी रिफ्लेक्स अगर उसकी इंटीग्रेट नहीं हुई, तो यहाँ भी चैलेंजेस हैं। अगर वो इसके अंदर जाता है क्रॉलिंग फेज के अंदर, तो बच्चे के हैंड से जो उसको प्रेशर मिलता है, जो हैंड्स का मूवमेंट होता है, उसमें भी उसको इंटीग्रेशन में हेल्प मिलता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं वो एसटीएनआर के संग संग हमारे बच्चे के रह जाते हैं अगर क्रॉलिंग फेज में बच्चा कन्वर्ट नहीं होता। क्रॉलिंग बेसिकली क्या है, एसटीएनआर का डेवलपमेंटल फेज है। यानी पहले वो इंटीग्रेट कर चुका होता है और वो उस फेज में अब ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। लेकिन जब इंटीग्रेशन प्रोसेस नहीं होता, तब बच्चा उस फेज में हमारा आगे नहीं जा पाता। तो बहुत क्लियर साइन यहाँ पे आ जाता है, क्रॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हमारा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। और क्योंकि अपर बॉडी और लोअर बॉडी का कोऑर्डिनेशन वीक हो जाता है, तो कितनी सारी एक्टिविटीज में अगर आप देखें, तो फिर वहां पे हम उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर लोअर बॉडी हमारी अपर बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश नहीं कर पा रही, या हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही, तो फिर आप सोचिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हम रोबोटिक जब चलेंगे तो रोबोटिक से लगेंगे, क्योंकि वो पोस्चर भी हमारे ठीक नहीं होंगे, मूवमेंट्स हमारे करेक्ट नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है हमारे लिए समझने के लिए। क्योंकि एज ए पेरेंट हमें तीन चीजों की जरूरत है जब भी हम किसी रिफ्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, सेंसरी के। पहला, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसमें हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सेकंड, हमें चाहिए असेसमेंट कैसे होना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मोमेंट वी अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन असेस द रिफ्लेक्सेस और सेंसरीज एट होम, तो यहां से फिर हमारे लिए सफर इजी होता है। क्योंकि आफ्टर असेसमेंट ओनली इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। So for intervention, you will able to understand why I'm performing XYZ exercise for integration of these reflexes or integration of particular XYZ sensories। तो वो हमें फेस वहां से क्लैरिटी आ जाती है। तो इसीलिए असेसमेंट का पार्ट, और असेसमेंट के लिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और फिर इंटरवेंशन एक्सरसाइजेस, जैसे तीन एरियाज आप क्रैक कर दोगे, फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। फिर चाहे सेंसरी की बात हो चाहे रिफ्लेक्स की। 8 to 12 मंथ्स की एज तक बच्चे का जो एसटीएनआर है वो इंटीग्रेट हो जाता है। तो 8 मंथ्स में हो जाए, 9 मंथ्स में हो जाए, 10 मंथ्स में हो जाए, उसके बाद भी अगर हमें जो फर्स्ट इमेज हमने देखी, उन दोनों इमेजेस में से किसी तरीके के साइन बच्चे के पोस्चर के अंदर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे का एसटीएनआर अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ, या फिर बच्चे ने क्रॉलिंग मिस कर दिया। तो वहां भी हम उसको समझ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट इमेज आप समझ ही गए होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। किसी का माइक अभी ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। सेकंड इमेज में आप क्या देख पा रहे हैं, एसटीएनआर का इम्पैक्ट। बच्चा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसकी वजह से, एसटीएनआर अगर इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो हम स्लाउच करके बैठते हैं, हमारे पोस्चर में स्टेबिलिटी नहीं होती। क्योंकि स्पाइन की जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है उस पोस्चर की वजह से, अब उस फेस में तो हम लोग गए नहीं, तो स्पाइन हमारी इतनी स्ट्रांग है नहीं, और हमें क्या हुआ, बैंड करके बैठने की हैबिट होती है, हम ज्यादा देर तक अपराइट पोस्चर में नहीं बैठ पाते। बच्चे के लेग्स देखिए, तो एक नॉर्मल तरीके से सेटिंग होती है जैसे हम और आप लोग करते हैं, लेकिन यहाँ बच्चा कंफर्टेबल रहेगा लेग्स को बैंड करके बैठने में। तो ये कुछ साइंस हैं। डब्लू सिटिंग अगर बच्चे की है, तो वो एसटीएनआर का साइन हो सकता है। लेकिन उसकी वजह से एसटीएनआर है, उसकी वजह से वो साइन है, ऐसा नहीं कह सकते। इट कैन बी वन ऑफ द साइन, कि अगर डब्ल्यू सिटिंग है तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। एसटीएनआर इज ए रिफ्लेक्स पैटर्न प्रेजेंट एट बर्थ। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बर्थ के टाइम ये पैटर्न हमारे हम प्रेजेंट होता है, लेकिन ये डोरमेंट हो जाता है, और दोबारा से ये 4 to 6 मंथ की एज में एक्टिव होता है एसटीएनआर। और फिर उसका इंटीग्रेशन प्रोसेस 8 to 12 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। एसटीएनआर की पोजीशन क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन द एसटीएनआर व्हेन ए बेबी हेड इज एक्सटेंडेड, देयर आर्म्स एक्सटेंड यानी स्ट्रेटन, एंड लेग्स फ्लेक्स, फ्लेक्स यानी अपोजिट करता है। अगर आर्म एक्सटेंड हो रहे हैं तो लेग्स क्या होंगे, फ्लेक्स होंगे। एंड व्हेन द हेड इज फ्लेक्स्ड, हेड फ्लेक्स होता है लुकिंग डाउन, द आर्म्स फ्लेक्स एंड लेग्स एक्सटेंडेड। सेम। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन हो तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। एसटीएनआर हेल्प्स डिफरेंशिएट एंड कोऑर्डिनेट द अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट। तो ये सारा मेरे ख्याल से हम कर चुके हैं, तो हम इस पर समय नहीं लगा के आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब बच्चा है इनिशियल फेज से निकल के, तो जो सेंसरी स्टिमुलस हैं, यानी साउंड है, लाइट है, टच है, इन जब भी ये इनपुट्स बच्चे को मिलते हैं, तब बच्चे के अंदर मूवमेंट आती हैं। जैसे बहुत तेज अगर आपको साउंड सुनाई दिया तो हेड का मूवमेंट होता है, और अगर एसटीएनआर उस समय तक हमारा इंटीग्रेट नहीं है तो हमें कुछ साइन दिखने शुरू हो जाते हैं। लाइट से,
कोई एकदम से लाइट फ्लैश हो गई आइस के ऊपर, तो हमने हेड कुछ आगे पीछे किया, बैकवर्ड अपवर्ड लेके गए, डाउनवर्ड लेके गए, तो इस तरह के साइन फिर हमें एसटीएनआर के देखने को वहां मिल सकते हैं। टच, तो बच्चा क्या करता है फिर इन स्टिमुलस को यानी सेंसरी इनपुट्स पे रिस्पॉन्स करता है बेसिकली। एसटीएनआर के दो पार्ट हैं, फ्लेक्शन और हेड एक्सटेंशन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट ये स्लाइड्स बार बार आ रही हैं तो अच्छे से आपको रिवाइज होता जाएगा, बहुत से पेरेंट्स को कंफ्यूजन था क्योंकि आंसर नहीं दे पा रहे थे, इसका मतलब कंफ्यूज हैं। तो वो अभी तक क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। अब आता है असेसमेंट फेज, जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है।